हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, फाइलम मोलुस्का। नेक्स्ट हेडिंग इज फाइलम मोलुस्का, और इससे पहला फाइलम था अर्थोपोडा। ठीक है, पहली लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज अर्थ्रोपोडा एंड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलुस्का। तो मोलुस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। और ये लार्जेस्ट हम क्यों बोल रहे हैं, आपने कहा सर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, बिकॉज दिस कंसिस्ट ऑफ वास्ट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। अगली लाइन में, द एनिमल्स ऑफ मोलुस्का आर कॉल्ड मोलुस्कास। मोलुस्कास आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। आपने कहा सर ये मोलुस्का हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अर्थ्रोपोडा, और इनके क्या बेसिक फीचर्स हैं। तो हमने कहा पहले इनके एनिमल्स लिख लेते हैं, जिससे हमें कुछ पकड़ में आ जाए कि हम उसके बारे में पढ़ना जा रहे हैं। तो पहले एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं ना इस चैप्टर से, यूजुअली 3 क्वेश्चंस निकल जाते हैं आज के टाइम में। हालांकि पहले अगर हम पीछे 5-6 साल पहले जाएं तो नीट के एग्जाम में, जिसे पहले नीट नहीं बोलते थे, AIPMT बोलते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ये नीट अब हो गया है, आज इसका करंट नेम है नीट। एग्जाम वही है, स्टाइल वही है, NCERT बेस्ड MCQ क्वेश्चंस आने हैं। और उससे और थोड़ा पीछे जाएं, 2010-11 में जाएं तो इसका नाम होता था CBSE PMT, क्योंकि CBSE ऑर्गेनाइज करती है प्री मेडिकल टेस्ट। यानी मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस करने के लिए पहले जो टेस्ट होता है उसे प्री मेडिकल टेस्ट कहते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नीट अब सभी मेडिकल कॉलेज में एंटर करने के लिए एक सिंगल एग्जाम हो गया है, वन नेशन वन एग्जाम हो गया है। पहले हर स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते थे। ये दिल्ली है, इसका अलग एग्जाम है, यूपी है, इसका अपना का अलग एग्जाम है, हरियाणा इसका अलग एग्जाम है, हर स्टेट का अपना एक अलग एग्जाम होता था। ठीक है, और ये मान लीजिए महाराष्ट्र इसका अपना एक अलग एग्जाम है। अब नीट क्या है, नीट में आपको 180 क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए ड्यू टाइम में, जिसमें 90 क्वेश्चंस होंगे बायो के और 45 फिजिक्स केमिस्ट्री के। और फिर और नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग मीन्स करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और एक रॉन्ग करने पर टोटल में से 1 घट जाएगा। एक गलत किया है तो टोटल अटेन मार्क में से जितने आपने प्राप्त किए उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। आपने 10 गलत कर दिए, 10 घट जाएंगे, तो इसे नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। आपने कहा सर हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ना रॉन्ग ना राइट, तो कंसीडर ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चन देखे जाएंगे। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 100 अटेम्प्ट किए, ठीक है, 100 अटेम्प्ट किए, 100 में से उसके 80 करेक्ट हैं और 20 रॉन्ग है, तो कैसे होंगे मार्क्स? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट को, 320 मार्क्स आ गए। 20 उसके रॉन्ग हैं तो उसके 300 मार्क्स हैं। और अपना एडमिशन श्योर कराने के लिए, आपको अश्योर कराने के लिए आज 600 प्लस आपको लाने चाहिए। आपने कितने में से, हमने कैलकुलेट कर लो ना आप, यानी कि 720 में से आपको आउट ऑफ 720 600 प्लस लाएंगे तो आपका एडमिशन 99% अश्योर है। सारी बात समझ में आ गई? तो कितनी सीट आपकी, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं, कितनी आपकी सीट अश्योर है, यानी कितने परसेंट कितनी सीट है और कितनी सीट पर बाहर और अदर स्टेट के आ सकते हैं, ये सब बातें करेंगे। एक बार अभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाने दो, फिर ये सारी तसल्ली से बात करेंगे। फिर आप अपना प्लान बनाएं, यानी कि हमें सिलेक्शन तो हमारा मेहनत से ही होगा, लेकिन हमें रास्ता भी तो पता हो ना। चलेंगे तो हम पैरों से ही, लेकिन रास्ता ही नहीं पता होगा तो हम पैर कैसे चलाएंगे? तो इसलिए धीरे धीरे सब कुछ आपको अपने
नज़र में रखना है, कितनी सीट है, कितना हमारा कंपटीशन है और कितनी हमें और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आप समझदार हैं। अगर आपको देखो, आपको एक कुश्ती है, आपका कंपटीशन कुश्ती का है और गली के किसी बच्चे से है, तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी। लेकिन अगर आपकी कुश्ती सुशील से है, सुशील कुमार से है, ठीक है, तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक तगड़ा पहलवान है। सुशील कोई भी वो पहलवान ही है, तो कितनी मेहनत करनी है ये आपको नज़र तो ध्यान में रखना पड़ेगा आपने। तो अपनी बात पे आ जाते हैं। तो आज क्वेश्चन जो आ रहे हैं आजकल उसमें नीट के अंदर या पीएमटी बोलिए, तो उसमें एग्जाम्पल बेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल आपको बहुत सारे याद रखने, हर फाइलम के आप याद करिए। एक है पाइला, पाइला एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। एक है पिंक टाडा, पिंक टाडा। एक है लोलिगो और एक है ऑक्टोपस। आपने कहा ऑक्टोपस तो मेरी पकड़ में है सर, मैं जानता हूँ ऑक्टोपस क्या है, कि सर ऐसा जब भी कहीं देखा है ऑक्टोपस तो ऐसे ही मैंने ये टेंटिकल्स देखे हमने। हाँ, दीज आर सेंसरी टेंटिकल्स, ये इनके सेंस ऑर्गन्स हैं और इनकी पूरी बॉडी पर एक हार्ड कवरिंग, हालांकि हार्ड है पर बॉडी सॉफ्ट है इनकी। एनिमल की बॉडी सॉफ्ट है, जैसे हमारी बॉडी सॉफ्ट है और हमने इसके ऊपर एक हार्ड कपड़ा पहन लिया है, तो वो कपड़ा हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो कवर्ड है। तो ये ऑक्टोपस है, इस कवरिंग को जो हर मोलस्का के ऊपर है, दिस इज कॉल्ड शेल। पाइला को क्या बोलते हैं याद रखना, बोलना मत बिल्कुल मेरे बच्चों, स्नेल, एप्पल स्नेल। और आपने जरूर इस तरह का बुक में भी देख सकते हैं, ऐसा शंख सा देखा होगा, तो दिस इज द एप्पल स्नेल। पिंक टाडा, आप में से कई बच्चे अपने यहाँ छोटी उंगली में अंगूठी पहनते हैं, एक वाइट एक मोती सा होता है, या आपके पापा जी ने या मम्मी जी ने पहना हो, चांदी में होगा, सिल्वर में वो मोती लगा हुआ होगा, वाइट होगा। तो ये तो पक्की बात है, आज के बाद आप जब मर्जी देख लेना, जिसने वो पहना हुआ है कंफर्म वो गुस्सेबाज आदमी है, ठीक है। उससे जरा बच के रहे, हाथ देख करके बात किया करो, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा है कि जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है, जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, उसे ये सच्चा मोती पहना दो तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है, आजमा के देख सकते हैं। गुस्सा तभी शांत होगा जब आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो कमज़ोर लोग गुस्सा करते हैं, ताकतवर लोग गुस्सा करते ही नहीं है। तो गुस्सा आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, तो प्लीज़ इस गुस्से को अपनी बॉडी से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अगर आपको कामयाब होना है तो हमेशा अपनी इस वीकनेस को, गुस्से को कंट्रोल करना सीख लीजिए, वो दुनिया को जीत सकता है। और जो अपनी बॉडी को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वो क्या किसी को जीतेगा। तो इसलिए गुस्सा आपका दुश्मन है, खास तौर पे बच्चों, स्टूडेंट का दुश्मन है, ठीक है। क्योंकि हम स्टडी करते हैं, हमारा सारा काम दिमाग से है, और हमारा दिमाग अगर गुस्से में डिस्टर्ब है तो हम पढ़ाई कर ही नहीं सकते। लेके ज़रूर बैठ सकते हैं बुक्स को, हम टीचिंग कर ही नहीं सकते। तो कोई कर लेता हो तो वो एक अडॉप्टेड पर्सन है, अदरवाइज ये गुस्सा, आप सोचिए आपने कब गुस्से में अच्छा पढ़ाई करी है। तो आप गुस्से को अपने से दूर रखिए। गुस्से में फिर भी हाँ, दो काम अच्छे से हो सकते हैं जो हमने रिसर्च करी है दुनिया पर। एक तो घर में पोछा बड़ा अच्छा लग सकता है, और एक कपड़े बड़े साफ धुलते हैं, बर्तन बड़े साफ धुलते हैं। तो अभी कभी गुस्से में ना बर्तन साफ करना, आप चमका दोगे आप एकदम, फर्श भी, कपड़े भी और बर्तन भी। तो आप गुस्से के लिए 3 चीज़ रखें। जब भी गुस्सा आ जाए ना, ये 3 चीज़ करने शुरू कर दो, ठीक है। मम्मी जी को भी आ जाए ना आपकी किसी गलती पे, तो उन्हें कहना मम्मी जी पहले आप कपड़े धोइए फिर डांटिए, तो देखो ना कितने चमका देंगे वो। तो फिलहाल यहाँ आते हैं, तो हम बता रहे थे कि जो मोती है ये वास्तव में इस एनिमल का सिक्रीशंस है, यानी वो जो पर्ल है, दिस इज द सिक्रीशन ऑफ दिस एनिमल। इसे बोलते हैं इंग्लिश में पर्ल ओइस्टर, पर्ल ओइस्टर। दिस इज स्क्वीड, दिस इज डेविल फिश, इसे डेविल फिश बोलते हैं। ऐसी फिश, क्योंकि फिश तो वही है, देखो फिश अपने आप में जितनी भी मछलियां हैं वो उनका फाइलम है कोरोडेट, लेकिन आप यहाँ फिश बोल रहे हैं, तो ये सब कैसी फिश है, ये फॉल्स फिश है। जो ट्रू फिश है, जिन्हें हम वास्तव में फिश कहते हैं और समझते हैं, जिनमें कैरेक्टर फिश के हैं, वो कोरोडेट फाइलम में है। बाकी किसी भी फाइलम में अगर हम ये वर्ड यूज करते हैं ना फिश, तो दिस इज द फॉल्स फिश। तो कई बार नीट में आया हुआ है कि फॉलोइंग में से कौन सी फॉल फिश है, तो उसको पहचानने के लिए आपको ट्रू फिश भी आनी चाहिए, फॉल्स भी आनी चाहिए, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। हाँ जी, 4 एग्जाम्पल हो गए, 1-2 और लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, सारे हमें याद करने हैं।
कीटोप्लूरा, एक हो गया। नहीं 5 हो गए। डेंटेलियम, शीपिया। तो 7 एग्जाम्पल जरूर टिप्स पर रखना आप। कीटोप्लूरिया मतलब काइटोन, इंग्लिश में काइटोन बोलते हैं। डेंटिलियम मतलब टस्क सेल। सीपिया मतलब कैटल फिश। नोट करिए जल्दी से, लिख लिया। सिक्विड, डेविल फिश, काइटोन, डेंटेलियम और सीपिया, कैटल फिश। इसे कटल भी लिख सकते हैं, आपकी बुक ने एनसीईआरटी में कटल लिखा हुआ है, तो वही याद कर लीजिए जो एनसीईआरटी में है। आइए जल्दी से जर्नल कैरेक्टर देखते हैं। वही सेम आप बार बार सुनते चले आ रहे हैं कि ये कैसे है। आर टेरेस्ट्रियल, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल भी है और एक्वेटिक भी है। पानी में भी पाए जाते हैं कुछ मेंबर इसके, और ज़मीन पर भी पाए जाते हैं। और पानी में भी दोनों हैं, ये मैरीन में भी मिलते हैं और ये फ्रेश वाटर में भी सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट, आप सब याद हो गया होगा, आपको अब हर चीज़ याद हो गई होगी कि सबके अंदर, यानी कि आपको बस डिस्टिंक्टिव फीचर याद करने हैं, बाकी ये कैरेक्टर तो आपको रट गए अच्छे से। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आपने कहा बिल्कुल सही है सर। दूसरा, सिमेट्री कौन सी है, आपने कहा सर बाइलेटरल है, क्योंकि स्पॉन्ज के अंदर एसिमेट्रिकल थे। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और हेमिकोर्डेटा इनमें रेडियल थी एडल्ट्स में। हेमिकोर्डेटा में जो लार्वा थे उनके अंदर बाइलेटरल थी। सब कुछ याद होगा आपको। तो बाइलेटरल सिमेट्री, सिमेट्रिकल एनिमल्स, दे आर सिलोमेट एनिमल्स, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। The body is unsegmented, इनमें सेगमेंट नहीं है। The body is unsegmented and segmented and is composed of यानी 3 चीजों से, 3 मेन पार्ट है बॉडी के, एंड इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिस्टिंक्टिव मतलब एक दूसरे से अलग दिखना, डिस्टिंक्टिव पार्ट्स। आपने का नेम हमने लिखे नीचे, नेमली नंबर 1 हेड, नंबर 2 मस्कुलर फुट, मसल से बना हुआ फुट है, नंबर 3 विसरल हम्प। विसरल मतलब इंपॉर्टेंट होता है, हम्प मतलब कुबड़ होता है। जैसे ऊंट में भी आपने कुबड़ देखा हुआ है निकला हुआ पीठ पर, और ऊंट के अंदर, कैमल के अंदर ये जो कुबड़ है वास्तव में एक्चुअली द स्टोर हाउस ऑफ फैट एंड वाटर है। तो जब उसे लंबे समय तक वाटर नहीं मिलता, एनर्जी नहीं मिलती, तो उसको कंज्यूम करने लगता अंदर ही अंदर, और धीरे धीरे उसका ये हम्प कम होने लगता है। फिर हेल्दी डेज आते हैं, फूड लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, तो फिर से हम्प का साइज बढ़ने लगता है। लेकिन हम हम्प बता रहे हैं, हम्प मतलब कोई उभरी हुई चीज़। तो इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। एक जनरल डायग्राम हम मोलस्का का बना रहे हैं यहाँ पर। तो दिस इज द मोलस्का, ये एक हम्प निकला हुआ है। ये अगला पोर्शन इसका क्या है, दिस इज द हेड रीजन, दिस इज द हेड। और ये जो लोअर हिस्सा नीचे का, दिस इज कॉल्ड फुट, मस्कुलर फुट। दिस इज मस्कुलर फुट मेड अप ऑफ मसल्स। और जो कुबड़ निकला हुआ है, दिस इज कॉल्ड विसरल हम्प। और यहीं पर ऑर्गन्स हैं, यहीं पर इंटेस्टाइन है, यहीं पर हार्ट है, यहीं पर नर्व्स हैं, यहीं पर ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि जितने भी तमाम इंटरनल ऑर्गन्स हैं सब हम्प के अंदर प्रेजेंट हैं।
तो हम विसरल हम्प कंटेन्स इंटरनल ऑर्गन्स। देखिए ध्यान से अब आगे, तो ये इसका यहां पर ये माउथ है, दिस इज द माउथ। तो माउथ के पास सेंसरी टेंटेकल्स भी हैं, दीज आर सेंसरी टेंटेकल्स, जैसे हमने ऑक्टोपस में देखे थे। तो माउथ हैज सेंसरी टेंटेकल्स, यानी कि किसकी सेंस कराते हैं, इन्वायरमेंटल चेंज जो भी होते हैं उनके सेंस कराते हैं। इनके माउथ में ही, जैसे हमारे पास एक जीभ है फूड लेकर अंदर करने के लिए, यानी कि ऐसे ऑर्गन जो फीडिंग में फूड लेने में हेल्प करे, उसे रास्पिंग ऑर्गन कहते हैं। तो माउथ हैज रास्पिंग ऑर्गन्स, माउथ हैज रास्पिंग, यानी जो फूड को कैच करने में हेल्प करे, रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, कॉल्ड, बोलिएगा नहीं, नीट माया हुआ है, कॉल्ड रेड्यूला। तो दिस रास्पिंग ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग इज कॉल्ड रेड्यूला, दिस इज कॉल्ड रेड्यूला। दीज आर सम इंटरनल ऑर्गन्स, The visceral hump is covered by a soft and spongy, soft है और spongy मतलब ऐसे जो दबाने पर दब जाए, तो वही सॉफ्ट है, जो सॉफ्ट है वही स्पंजी है। तो दिस विसरल हम्प is covered by a spongy and soft skin, and this spongy skin is called mantle. This is called mantle, mantle, mantle. So what do you mean by mantle? A soft and spongy skin. Our visceral hump, you can see a narrow cavity between mental and visceral hump और mental के बीच में, यानी इस रेड लाइनिंग के बीच में आपको एक कैविटी दिखाई देती है ये, and this cavity is called mental cavity. This cavity is called mental cavity. What is mental cavity? A space between mental and visceral hump. In mental cavity there is a feather like, इस mental cavity में एक feather like, जैसे feather होता है यानी birds के पंख होते हैं, feather like स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर इसका रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, इसके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो इस फीदर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, गिल। तो दीज आर गिल्स। तो फीदर लाइक गिल्स कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी कहाँ है आप ऑलरेडी जानते हैं, बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम्प, फाउंड इन मेंटल कैविटी दैट हेल्प इन respiration as well as, इस जगह का मैं सीधा लिख देते हैं, एंड एक्सक्रीशन। अच्छे से याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस मेंटल कैविटी possesses a covering, दिस कवरिंग इज कॉल्ड, अभी अब आपको ऑक्टोपस के ऊपर बना के दिखाई थी बिगिनिंग में ही, आपने का समझ में आ गया सर, शेल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तो एक एग्जांपल है, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मोलस्का। जल्दी नोट करिए पहले।
2 लाइन छोड़कर। मोलस्कास आर डायोसियस एनिमल्स। डायोसियस मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडी। इट मीन्स दैट इज सेक्सेस आर सेपरेट। आपने कहा यस सर। हमने ओविपेरस है, आपने कहा मीन्स हमने आप जानते हैं, बता चुके हैं, एग लेइंग है, एग देते हैं, बॉडी से बाहर देते हैं, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन इज आपने कहा एक्सटर्नल। हमने डेवलपमेंट इज आपने कहा सर इनडायरेक्ट थ्रू लार्वा। अगली हेडिंग डाली जल्दी से नोट करने के बाद। नेक्स्ट फाइलम लिखिए इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। तो नेक्स्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो वर्ड अगर कहीं पर आता है इकाइनो तो आप समझ लीजिए स्पाइनी बॉडी, बॉडीड। डर्मेटा यानी कि स्किन। तो जब ऐसी बॉडी हो जिसकी स्किन पर कांटे हो तो उसे स्पाइनी बॉडी कहते हैं। यानी कि इनकी बॉडी का मेन फीचर यही है कि इनकी बॉडी पर कांटे कांटे दिखाई देते हैं। एक और डिस्टिंक्टिव फीचर है, जब आप पोरीफेरा पढ़ते थे और हमने कहा था कि यह है कैनाल सिस्टम, और हमने कहा आप कंफ्यूज मत होना कैनाल सिस्टम को वास्कुलर सिस्टम से। याद करो, तो इनमें वास्कुलर सिस्टम है, वो इनका डिस्टिंक्टिव फीचर है, और अभी आप पढ़ने वाले हैं कि वास्कुलर सिस्टम क्या होता है। लेकिन इकाइनोडर्मेटा में तमाम वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पर, जिनकी स्किन पर कांटे हैं, यानी स्पाइंस है। आपने कहा सर एग्जाम्पल्स, हमने एग्जाम्पल सुनते ही आपको याद आ जाएगा स्टारफिश, यानी कि एस्टीरियाज, स्टारफिश को बोलते हैं, ठीक है। इकाइनस, कुकुमेरिया, कुकुमेरिया, इनके इंग्लिश नेम भी याद कर लेते हैं जरूर। एस्टीरियाज स्टारफिश, इकाइनस सी आर्चिन, एक जर्नल ये जरूर याद रखना, और सी कुकुम्बर। स्टारफिश कहती है आपको, इसमें ऐसी फिगर आपके दिमाग में आ गई होगी इमेज, जिसमें यूजली ये 5 आर्म होती हैं, ठीक है, 5 आर्म है, पूरी बॉडी पर इसके कांटे कांटे हैं, स्पाइंस हैं, स्पाइंस की पूरी रो दिखेंगी आपको। हमारे टाइम में स्कूल में, कॉलेज में इनके स्पेसिमेन रखे होते थे। हमने 11th में भी, 12th में भी और बीएससी में भी इनके स्पेसिमेन देखे हैं, और जार में उसका ढक्कन हटाकर, लिड हटाकर इनको टच करके भी देखा है, जो कि नहीं करना चाहिए था, पर छोटी उम्र ये सब चीज़ें नहीं सोचती क्या नुकसान देगा क्या नहीं देगा। तो इसलिए कभी कभी शरारत हम सभी करते हैं अपनी लाइफ में। तो जब भी कोई बच्चा शरारत करे तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान से, ये स्टारफिश है और इसके बॉडी के ऊपर ये आपको स्पाइन दिखाई देते हैं, ये स्पाइंस हैं, और ये भी डायोसियस एनिमल्स हैं। अगर एक मेल है तो एक फीमेल है, जिसकी बॉडी स्पर्म बना रही है वो मेल है, जिसकी बॉडी एग बना रही है वो फीमेल है। इसके भी 2 सरफेस है, एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है। ये जो ऊपर का सरफेस है ये बार बार याद करो, हमने आपको सिखा रखा है, अपर सरफेस मतलब डोर्सल सरफेस। तो ये जो डोर्सल साइड है, डोर्सल सरफेस है, और जो इसके नीचे का है ये तो हो गया डोर्सल, और ये जो नीचे ऊपर वाला हो गया डोर्सल। नीचे वाला कौन सा हो गया? आपने कहा सर वेंट्रल, लोअर यानी कि वेंट्रल साइड। तो इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, यानी कि माउथ भी है और एनस भी है। और ये आपको स्पेशल याद रखना, माउथ नीचे की तरफ है वेंट्रल सरफेस पर, और एनस ऊपर की तरफ है। यानी यहाँ पर है एनस और यहाँ पर है माउथ। तो सीधी सी बात है,
digestive system is complete means having separate opening. Digestive system is complete having separate opening for ingestion and elimination. तो ये कहाँ पे है? एट लोअर सरफेस पर, सॉरी अपर सरफेस पर, और माउथ कहाँ है? वेंट्रल यानी कि लोअर सरफेस पर। और ये कैसे एनिमल्स हैं? ये एक डायोसियस एनिमल्स हैं। बाकी सारे पानी में रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कोई नहीं पाया जाता, क्योंकि डायरेक्ट वाटर के अंदर ही मेटाबॉलिक वेस्ट सिक्रीट होते रहते हैं, डायरेक्ट बॉडी छोड़ते रहते हैं। तो किसी पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। लेकिन आप सोच के बताइए जरा, प्लेटिहेल्मिन्थीस में क्या थे एक्सक्रीटरी ऑर्गन? आपने कहा सर फ्लेम सेल्स थी। हमने कहा स्केल्मेंथीस में क्या थी? आपने कहा एक्सक्रीटरी ट्यूब्स थी। हमने सोच के बताइए एनिलिडा में क्या थी? आपने कहा नेफ्रिडिया थी। हमने सोच के बताइए आर्थ्रोपोडा में क्या थी? आपने कहा आर्थ्रोपोडा में तो बड़ा इंपॉर्टेंट बताया था आपने, मालपीगियन ट्यूब्यूल्स थे। हमने फिर मोलुस्का में क्या थी कि सर आपने भी फीदर लाइक गिल्स बताए थे सर। हमने बिल्कुल सही, ऐसे याद करते रहा करो। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है? इनके अंदर एब्सेंट है। नोट करो पहले। आ जाइए। इकाइनोडर्म्स हैव इंडोस्केलेटन। इनके अंदर इंडोस्केलेटन है, बोन जैसी प्लेट से बना हुआ है। यानी जैसे हमारे अंदर बोन का बना हुआ एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है, इनके अंदर भी है। हैव इंडोस्केलेटन ऑफ ओसिकल्स। ओसिकल्स मतलब बोनी प्लेट्स। जब ये ओसिकल आ जाए ना, बोनी समझ लेना, बोन से बनी हुई बोनी प्लेट्स। और ये कैसा है? कैल्केरियस है। कैल्केरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। कैल्केरियस जहां पर कई वर्ड आ जाए समझ लेना, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगला पॉइंट, इकाइनोडर्म्स आर एक्वेटिक एनिमल्स। ये एक्वेटिक में रहते हैं और मेनली ये मैराइन में रहते हैं। आप मैराइन भी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मैराइन में रहते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अंदर ऑर्गन्स बने हुए हैं, जैसे आपने सिस्टम बने हुए हैं ऑर्गन से। आपने जैसे देखा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसे वास्कुलर सिस्टम है। एक और सिमेट्री कैसी है इनके अंदर सर? के आपने कहा सर सिमेट्री बड़ी खतरनाक है इनकी। हमने कैसे कि सर ये बड़ा कंफ्यूज करती है। हमने कंफ्यूज मत हुआ करो, बायोलॉजी में हर चीज़ एडल्ट की याद रखते हैं। तो इसमें जो लार्वा है उसके अंदर अलग है, एक से ज़्यादा को लार्वी कहते हैं, और ये एडल्ट है। यानी लार्वा वो यंग वंस होते हैं जो अपने एडल्ट से अलग दिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा था टैडपोल अलग दिखता है अपने एडल्ट फ्रॉग से। तो जब भी लार्वा किसी के अंदर भी, किसी भी फाइलम में, किसी भी एनिमल में लार्वा जब किसी में बदलता है, एडल्ट में बदलता है, जैसे टैडपोल फ्रॉग में बदलता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एक इवेंट समझिए। किसी भी केस में, किसी भी एनिमल में जब लार्वा एडल्ट में चेंज होता है तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। बिल्कुल मत भूल जाना, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस इज ए फिनोमिना ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। तो हर लार्वा की मेटामॉर्फोसिस होती है और वो एडल्ट बन जाता है। टैडपोल का मेटामॉर्फोसिस हुआ तो वो ये फ्रॉग बन गया। तो दिस इज द मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो एडल्ट, हम बायोलॉजी का हर डेटा एडल्ट का याद रखते हैं। तो आप याद रख लीजिए एडल्ट में कि रेडियल कितनों में पढ़ा था? सीलन-ट्रेट में पढ़ा था, टीनोफोरा में पढ़ा था और इकाइनोडर्मेटा में पढ़ा था। तो हमें एडल्ट का याद करना होता है, तो पहले एडल्ट का याद ले आते हैं कि एडल्ट सिमेट्री क्या है। इकाइनोडर्मेटा में एडल्ट में है रेडियल,
रेडियल सिमेट्री, नीट में आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है। तो नेचुरल सी बात है, आपको उल्टा याद रखना है। एडल्ट में अगर रेडियल है तो इसमें बाइलेटरल है, बाइलेटरल सिमेट्री। ताकि आप जैसे अपने तरीके से याद रख सको, रख सकिए, करिए उसे। आप भी कुछ इन्वेंट करते रहा करो। लेकिन लार्वा की सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल है। हम एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, और एडल्ट को हम बहुत सारे प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, और हर प्लेन मस्ट पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ऐसी सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जैसे ये एडल्ट, अभी आपने स्टारफिश देखी थी, आप बहुत सारे प्लेन से इसे डिवाइड कर सकते हैं। नोट करिए पहले। नेक्स्ट पॉइंट, इकाइनोडर्म्स आर सिलोमेट एनिमल। इनमें ट्रू सिलोम है। ट्रू सिलोम मतलब व्हेन एक्टोडर्म इज लाइंड बाय मेसोडर्म, एक कैविटी है और उसमें मेसोडर्म लाइन कर रही है। मेसोडर्म है, इसका मतलब सिलोम नहीं है। मेसोडर्म है और यहाँ कैविटी नहीं है, टिश्यू भर गया है, टिश्यू डेवलप हो गया है, तो इसे क्या बोलते हैं? एसिलोमेट बोलते हैं। याद करिए स्पोंजिस, याद करिए सिलेंट्रेटा, याद करिए टीनोफोरा। और जब इंडोडर्म, एक्टोडर्म, यहाँ कैविटी है बट मेसोडर्म ने पाउच बना लिए हैं, तो दिस इज कॉल्ड सूडोसिलोम, सूडोसिलोमेट एनिमल्स। याद करिए सूडोसिलोमेट एनिमल वो कौन थे? तो आपने कहा स्केलमंथीस थे। ठीक है, तो बाकी मैक्सिमम कौन है? सिलोमेट एनिमल्स है। और साथ में कैसे है? आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। अब डिस्टिंक्टिव फीचर लिखिए 2 लाइन छोड़कर। द मोस्ट, जो इनकी पहचान है, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इज, किसका फीचर? ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द presence of water vascular system, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। तो यानी कि फीचर क्या कहलाता है? ये इसका कहलाता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो बुक ने इतना ही लिखा है वाटर वास्कुलर सिस्टम। उन्होंने ये नहीं बताया कि वाटर वास्कुलर सिस्टम कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन हमें डायग्राम से समझना पड़ेगा, वरना लाइन हमें ऐसा लगेगा रटी हुई है। लेकिन पहले इसका फंक्शन लिख लेते हैं, जो हमें याद करना है, एक तरह से लर्न करना है। कैसा दिखता है ये बुक नहीं चाहती कि आपको दिखाया जाए, पर हम दिखाएंगे भी। लेकिन पहले इसका रट लीजिए, किसका हेल्प किस में करता है? वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन, रेस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। जब वाटर आएगा स्पॉन्जेस की तरह तो ऑक्सीजन लाएगा, जब निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगा। कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इसको जरा पहले लर्न कर लीजिए कि वाटर वास्कुलर सिस्टम किसका फीचर है और उसके फंक्शंस क्या है। नोट करिए जल्दी। देखिए जरा, ये एक स्टारफिश है, ठीक है। हमने इसको ऐसे एक ही ब्रांच देख लेते हैं, एक ही देख लेते हैं बस। हमने ऐसे काट दिया इसको। इसके अंदर अगर हमें स्टडी करना है तो नेचुरली हमें इसका सेक्शन तो कट करना होगा ना। जैसे हमें इस पेन के अंदर रिफिल देखना है तो हमें कहीं ना कहीं पेन के 2 हिस्से करने पड़ेंगे, ऐसे या ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो हमने ऐसी ये स्टारफिश है और इसके हमने ऐसे इसका सेक्शन कट कर दिया, यानी कि 2 में बांट दिया है। तो हमें अंदर क्या दिखाई देता है कि इसके अंदर एक तो सेंट्रल कैनाल होती है, ये सेंट्रल कैनाल,
आप छोड़ भी सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है याद करने की, पर यह है कि बिना देखे आपको समझ में नहीं आएगा कैसा वास्कुलर सिस्टम। ये सेंट्रल डिस्क कहलाती है, दिस इज द सेंट्रल डिस्क, ठीक, या सेंट्रल कैनाल भी कह सकते हैं। फिर इनसे हर आर्म में एक एक कैनाल और जा रही है, दिस इज कॉल्ड रेडियल कैनाल, दिस इज कॉल्ड रेडियल कैनाल। ऐसे हर आर्म में एक एक रेडियल कैनाल जा रही है, ठीक, दीज आर रेडियल कैनाल्स, हर आर्म में है। फिर एक कहीं हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, हर रेडियल कैनाल से दोनों साइड में, लेटरल साइड में ये इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। रेडियल कैनाल से छोटी सी स्टाक है ये, और फिर साइड में ऊपर से थोड़ा ग्लोबुलर और नीचे थोड़ा नैरो ये स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों तरफ प्रेजेंट है और हर रेडियल कैनाल पर प्रेजेंट है। आप जब समय मिल जाए तो बाकी सब पर बना सकते हो अगर जरा सा भी इंटरेस्ट आपको है, अदरवाइज आप इसी को बना करके याद रख लेना। तो जो ऊपर का पोर्शन है इसको बोलते हैं एम्प्यूला, और जो नीचे ये नैरो है जहां ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड ट्यूब फिट, ट्यूब फिट। तो एक्चुअली वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या है, जब इन बाहर ओशियन से जब ये वाटर इसके अंदर घुसता है सेंट्रल कैनाल में, तो इन सब में मूव करता है वाटर। जब इनमें मूव करता है तो ये इनमें भी आता है एम्प्यूला में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो इनके वाटर की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, तो ये आगे बढ़ती हैं, पुश होती हैं। यानी कि इनके अंदर जब वाटर मूव करता है तो ये एनिमल मूव करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और जब ये वाटर अंदर आता है तो ऑक्सीजन को कैरी करता है अंदर की तरफ, और जब ये वाटर बाहर निकलता है तो फिर ये सीधी सी बात है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर निकलता है। आपने कहा सर वाटर इसमें एंटर कहाँ से करता है, हमने कहा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट में जा रहे हैं तो इस सेंट्रल डिस्क पर एक ओपनिंग होती है, सेंट्रल डिस्क के पास एक छोटी सी एक कर्व्ड कैनाल है और एक ओपनिंग है, ये इससे वाटर अंदर घुसता रहता है और सभी कैनाल में फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली। इस स्ट्रक्चर का नाम, इस ओपनिंग का नाम है मैड्रीपोराइट, दिस इज कॉल्ड मैड्रीपोराइट। तो थ्रू द मैड्रीपोराइट वाटर एंटर्स इन द कैनाल्स, वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ द इकाइनोडर्म्स और डर्मेटा। नोट कर लीजिए, नीचे लिखिए, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, और इसके अंदर भी सेक्स जो है सेपरेट है, यानी सेक्सेस आर सेपरेट। इट मीन्स दैट इज डायोसियस एनिमल्स है। कौन? इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स आर डायोसियस एनिमल्स। अगला पॉइंट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, यानी बॉडी से बाहर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज्ड एंड दे आर फ्यूज्ड टुगेदर। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स थ्रू लार्वा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नेक्स्ट फाइलम की, और वो है हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा छोटा सा फाइलम है। एग्जाम्पल भी आपको दो याद रखने हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, बहुत छोटा सा फाइलम है। और ये हेमिकोर्डेटा पहले किस में होता था बेटा? ये कोर्डेट फाइलम का क्या था? एक सब फाइलम था। लेकिन पहले हेडिंग डालिए कुछ भी क्लियर करने से पहले। फाइलम हेमिकोर्डेटा। हेमी मतलब सेमी, सेमी मतलब पार्शियल, यानी थोड़ा कोर्डेट थोड़ा नॉन कोर्डेट। और ये पहले जैसे कोर्डेटा फाइलम है, नेक्स्ट फाइलम और लास्ट फाइलम कोर्डेटा ही है, फिर चैप्टर खत्म है। ये कोर्डेटा और बड़ा लंबा चैप्टर है। इससे हालांकि अगले जो लंबे हैं ना, सारे लंबे लंबे चैप्टर हैं। इसलिए हमारा जो प्लान होता है ना हर साल, वो ये होता है कि हम 4 से स्टार्ट करें और 9 या 10 तक जाएं, क्योंकि सारे लंबे लंबे चैप्टर हैं। लास्ट में जो शुरू किए ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो हमें
जब बड़ी चीज पहले हो जाती है ना तो हमारा बर्डन कम हो जाता है। और दूसरा, इनको समझकर इनको समझना आसान है, ठीक है। आप जब चलेगा तो आप खुद कहेंगे सर मजा आ गया, आपने हमें पहले 5th चैप्टर समझा दिया, 6 समझा दिया, 4 समझा दिया, तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि टेप रूट सिस्टम क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है। यहाँ सीधा लिखा टेप रूट सिस्टम, तो या तो फिर हम इसे छोड़ के पहले यहाँ पे आते, तो हमने सोचा उल्टा ही ना चले हम। तो आपको सब कुछ याद करना है। अब इस चैप्टर को लर्न कर दीजिए ढंग से, ठीक है, क्योंकि काफी मटेरियल हो चुका है इसका। तो कोर डेटा ये फाइलम है, और फाइलम की जो ब्रांच है ये सब फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फैमिली है, वहां तक हमें नहीं जाना। लेकिन पहले हेमी कोर डेटा क्या था, सब फाइलम इन कोर डेटा था। लेकिन जब पता लगा यार इसमें तो नोटोकोड ही नहीं है, सिर्फ एक करैक्टर के या 2 करैक्टर के बेसिस पर, जो हम अगले कोऑर्डिनेट में समझेंगे कोऑर्डिनेट के क्या पहचान है, क्या फीचर्स हैं, कि सिर्फ 1-2 करैक्टर देख के हमने कोऑर्डिनेट में प्लेस कर दिया यार, इसमें बेसिक चीज़ नोटोकोड तो है ही नहीं, तो इसलिए ये अपने आप में अलग फाइलम बना दो। इसे भी नोट कोड डेटा में काउंट किया जाएगा, बट अलग फाइलम होगा, ठीक है। तो आज ये अलग फाइलम है, किसी अदर जो हमने आज तक पढ़ लिए फाइलम उनमें किसी में इसके एनिमल एंटर नहीं किए गए, इनको एक अलग पहचान दे दी गई, यू आर हेमिकोर्डेट्स। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में ये क्या था, ये था वाज ए सब फाइलम ऑफ फाइलम कोर्डेटा, फाइलम कोर्डेटा। लेकिन आज क्या है, नाउ दिस इज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोर्डेट्स एज नोटोकोड इज नॉट फॉर्म्ड। और उसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे लंबे लंबे कीड़े जैसे हैं। जब भी कोई ऐसी स्ट्रक्चर होती है तो हम कीड़ा बोलते हैं, तो ये कीड़े जैसे हैं, वॉर्म लाइक एनिमल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये सभी समुद्र के अंदर या समुद्र के आसपास रहते हैं। यूजुअली डे में ये क्या है, दिन में तो ये समुद्र के अंदर रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, और फिर शाम को ये आसपास कोस्टल एरिया में किनारे में एक कैविटी बना करके, यानी कि अपना होल बना करके, बिल बना करके उसमें नाइट गुजारते हैं। अर्ली डे फिर ये वाटर के अंदर आके अपना फीडिंग करते हैं। यानी कि तो चाहे पानी में रहे, चाहे पानी के जस्ट बाहर रहे, कभी पानी के अंदर कभी पानी के बाहर जाए, ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर, तो इन्हें मैराइन बोलते हैं। तो ये मैराइन एनिमल्स हैं और छोटा सा है फाइलम अपने आप में। तो हेमिकोर्डेटा फाइलम, हेमिकोर्डेटा फाइलम हेमिकोर्डेटा includes worm like animals। ये वर्म लाइक एनिमल्स है। आपने कहा एग्जाम्पल, हमने कहा सबसे छोटा फाइलम है ये, 2 ही एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको सिर्फ, और जो मेन एग्जाम्पल है वो है ब्लेनोग्लोसस, ब्लेनोग्लोसस, और दूसरा एनिमल है सैकोग्लोसस, सैकोग्लोसस। अभी इनका फिगर देखते हैं, लेकिन पहले कुछ पॉइंट लिख लो बेसिक। हेमिकोर्डेट्स आर मैराइन एनिमल्स। बाकी सब वही फीचर बार बार, ऑर्गन सिस्टम पर आपको याद तो करने पड़ेंगे ना, इसलिए हमें लिखने पड़ते हैं हर जगह। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स दे possess हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 सोचो ध्यान से, सिमेट्री बता दें। आपने कहा सर बता दीजिए, मालूम है हमें, बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स है, बायलैटरिकल सिमेट्रिकल एनिमल्स। हमने कहा और बता दीजिए। आपने कहा सर सिलोमेट एनिमल्स हैं, सिलोमेट एनिमल्स। हमने कहा एक पॉइंट और लिखवा दीजिए, तो इन्होंने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, तो हमने लिखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स
ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। पहले इनको पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, आ जाइए अब डायग्राम देखते हैं। द बॉडी ऑफ हेमिकोर्डेट्स लाइक बलेनोग्लूसस, क्योंकि मेन एग्जाम्पल बलेनोग्लूसस है। अगर कल नीट में क्वेश्चन आ जाए ना, आया हुआ है कि नॉन कोर्डेट और कोर्डेट में कौन सा एनिमल कनेक्टिंग लिंक कहलाता है, तो बलेनोग्लूसस पे टिक लगा देना, क्योंकि इसमें दोनों को ही करेक्टर है। कौन सा फाइलम है, हेमिकोर्डेटा। पर जनरली पूछा जाता है कौन सा एनिमल है, तो आप कहेंगे कोर्डेट और नॉन कोर्डेट के जिसमें दोनों के करेक्टर हैं वो है बलेनोग्लूसस। बलेनोग्लूसस। तो नॉन कोर्डेट का तो पता लग गया, इसमें नोटोकोड नहीं है। अब कोर्डेट का क्या करेक्टर है वो अगली क्लास के लिए वेट करिए, यानी कि अगले टॉपिक के लिए। द बॉडी ऑफ हेमिकोर्डेट्स लाइक बलेनोग्लूसस कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है उसके अंदर। एक तो है प्रोबोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये है ना नीट के लिए, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कोर्डेट्स एंड कोर्डेट्स। ऐसी ये नीट के लिए याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा ये क्या है, हमने कहा ये है, जो भी है अभी डायग्राम में देख लेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नंबर 2 कॉलर। नंबर 3 लॉन्ग ट्रंक। पहले से नोट करिए, क्योंकि फिर हमें ज़्यादा जगह चाहिए। देखिए जरा, वर्म लाइक एनिमल्स है। शुरू में इसका एक नुकीला सा स्ट्रक्चर है, जैसे आपने बिल्कुल मुंह देखा होगा, माउथ देखा होगा रैट के अंदर, चूहों के अंदर, गिलहरियों के अंदर। तो जिन्हें बिल खोदने होते हैं ना, उनको आगे से नेचर ने कैसा दिया है, थोड़ा बॉडी प्रोट्रूटेड दी है, जिससे कि वो ईजिली खोद सकें। ये प्रोबोसिस है। उसके बाद ये बॉडी का जो सेगमेंट है, ये दिस इज द कॉलर, और फिर एक ये लॉन्ग ट्रंक है, दिस इज द ट्रंक। देखते रहिएगा, पहले कुछ ड्रॉ मत करना अभी। ये जो अब हम बना रहे हैं ना, गिल्स है, दीज आर द गिल्स। गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन हेमिकोर्डेट्स। दीज आर गिल्स। और ये भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं तो बॉडी से ये एग्स को बाहर निकाल देते हैं। दिस इज द प्रोबोसिस, इसी के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो दिस इज प्रोबोसिस, यहीं पर ग्लैंड है, प्रोबोसिस ग्लैंड, हेल्प इन एक्सक्रीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। और यहीं पर ये है, दिस इज द माउथ, और दिस इज एनस। सोच के बताइए, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है? आपने कहा सर जब देयर आर 2 सेपरेट ओपनिंग, फूड खाने के लिए अलग अलग ओपनिंग है और अनडाइजेस्टेड को बाहर निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए अलग ओपनिंग है, तो नेचुरली डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। हमने कहा इनका जो बॉडी का फ्लूइड है वो हीमोलिम्फ कहलाता है। आपने कहा जो बॉडी का फ्लूइड है हीमोलिम्फ है, तो कहीं ना कहीं मुझे हीमोलिम्फ कहती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम याद आ गया। हमने हाँ जी, इनका जो बॉडी फ्लूइड है
यानी कि वो ब्लड वेसल से बाहर निकल आता है टिश्यूज में। तो आपने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हमने ये भी लर्न कर लिया सर कि हेमिकोर्डेट का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। ये पहली 3 क्लास जिसने इस चैप्टर की लर्न की हैं वही ये सारी बात समझ रहा है। अब जो बच्चे अब कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इस स्टेज पर, जब चैप्टर यहाँ पर आ गया तो हमने उन्हें यही सजेस्ट करा कि हम पीछे से क्लास लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है अगर हम पहली 3 क्लास नहीं लेंगे इस चैप्टर की 3-4 तो हम ये आज क्या समझ रहे होंगे। आज आप कई बच्चे ये सोचते हैं, कईयों के पेरेंट ने भी कहा सर अभी से शुरू कर दो। हमने कहा हम तो अभी से कर देंगे, आप क्यों 10-15 दिन का लालच कर रहे हैं। आप हम तो अभी कर देंगे, हम तो अगले महीने से भी कर देंगे, और नहीं भी आप शुरू करेंगे तो इसमें हम क्या कर लेंगे। पर जो कोई चीज़ समझने वाली है वो बेसिक से शुरू हो तो अभी तो मज़ा आएगा ना। तो इसलिए हमने सबको यही एडवाइस किया कि पहली क्लास से स्टार्ट करने में फ़ायदा, और हम करेंगे पहले से ही। लेकिन जिन्होंने पहली क्लास से स्टार्ट किया, लगभग सभी ने किया, तो भाई आपको भी तो याद रखना है ना, स्टार्ट किया मतलब हमने तो स्टार्ट कर दिया। आप कब करोगे? जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक क्या बेनिफिट है उसका। हम यहाँ पर बोल रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन और आपको याद नहीं आ रहा, तो आपने अपना टाइम, अपना पैसा सब बर्बाद कर दिया। तो ऐसे बर्बाद मत करिए प्लीज़। टाइम बड़ा कीमती है और पैसा आपके पेरेंट्स का बड़ी मेहनत का है, ठीक है। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े रहते हैं, ये सब नोट करते हैं, तो ऐसे ही सबके पेरेंट जो भी कुछ करते हैं बड़ी मेहनत करते हैं। तो उस मेहनत के पैसे को बर्बाद हमें नहीं करना चाहिए। पास होंगे फेल होंगे वो अलग टॉपिक है, हमें अपना 100% देना चाहिए, ये हमारा सोच होनी चाहिए। ये नहीं कि पैसा बर्बाद नहीं कर रहे तो मतलब हमें टॉप करना है, फर्स्ट आना चाहिए, पर ये नहीं कि फर्स्ट नहीं आया तो हमने बर्बाद कर दिया। हमने अपना 100% नहीं दिया तो बर्बाद कर दिया। हमारी फिलॉसफी ये है, हम चाहे फेल हो जाए, हमारी जीरो आ जाए, पर हमने जितनी मेहनत कर सकते थे हमने उतनी करी। लेकिन हम चैलेंज दे के कह रहे हैं, आप में से अभी 11th में आप है, अभी हमने आपको फेस टू फेस देखा नहीं है, पर हम चैलेंज दे के कह रहे हैं आपको कि जब आप यहाँ जाएंगे हम देख लेंगे कि आप अगर 100% मेहनत करेंगे ना तो 100% ही नंबर आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपना 100% दें और आपकी जीरो आ जाए, क्योंकि अगर आपका 100% ना होता तो आप में इतना कॉन्फिडेंस ना होता कि रिजल्ट से पहले आप साइंस ले लेते, आप ज्वाइन कर लेते। तो आप में कॉन्फिडेंस है, बस ये कॉन्फिडेंस समय समय पर कमज़ोर पड़ता है और बहुत से लोग करवा देते हैं कमज़ोर। किसी के भयकाय में मत आइएगा, वही करना जो आपके दिल में है, दिमाग में है, और हमेशा वही करना जिससे नाम रोशन होता हो, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, दिस इज द कॉलर, ये इसका कॉलर पोर्शन है। फिर ये आप जानते हैं दिस इज द ट्रंक, दिस इज द ट्रंक। तो 3 चीजों से मिलकर बॉडी बनी। और दीज आर गिल्स। गिल्स किस में हेल्प करते हैं आप समझते हैं कि लोअर एनिमल्स में गिल्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और हम सबके अंदर लंग्स हैं। तो दीज आर गिल्स। तो स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ करके देखना। रिप्रोडक्शन इनमें भी सेक्चुअल है, रिप्रोडक्शन इज सेक्चुअल। डायोसियस एनिमल्स हैं, डायोसियस एनिमल्स है मीन्स आपने कहा समझ गए सर, आप बार बार हमें समझा रहे हैं, कभी ऐसे लिख के कभी वैसे लिखकर हमें रट गया है सर। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल फीमेल बॉडी सेपरेट है। हमने कहा फर्टिलाइजेशन कैसा है कि सर जब बॉडी से एग और स्पर्म बाहर निकलेंगे तो फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल। हमने राइट यू आर। एंड हमने कहा डेवलपमेंट, आपने कहा सभी लोअर में मैक्सिमम इनडायरेक्ट। हम तुक्का भी मार देंगे ना सर तो 99.99 लगने के चांस है, यानी कि थ्रू लार्वल स्टेजेस, थ्रू लार्वल स्टेजेस, ठीक। अब नीट का एक पॉइंट और सुन लीजिए, ये ओशियन है, ये इसके आसपास का एरिया है। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ से मिट्टी रेत निकाल करके ये ऐसे एक कैविटी बनाते हैं। नीट में क्वेश्चन ये था कि किसकी कैविटी है, किसका बिल है, किसका होल है जिसमें वो रेस्ट करता है एनिमल, किसका बिल यू जैसा दिखता है। तो इसका दिखता है बिल जैसा, जो बिल है वो यू जैसा। ये एनिमल यहाँ से ब्लेनोग्लूसस यहाँ से घुसता है, फिर यहाँ पे रेस्ट करता है और फिर दूसरी जगह से बाहर निकल जाता है। तो ये जो यू जैसा दिखता है ना, ये ब्लेनोग्लूसस बनाते हैं, यानी हेमिकोर्डेट का जो बिल है
वो यू जैसा दिखता है। इसको नीट के लिए याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेशक आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, पहले जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये लास्ट फाइलम था जो नॉन कोऑर्डिनेट्स थे, यानी कि अब हमारा लास्ट फाइलम बचा है और बड़ा फाइलम है, लेकिन अब सारे एग्जाम्पल वो पढ़ेंगे, सारे वो एनिमल पढ़ेंगे जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है, जिसमें आप और हम भी आते हैं। लेकिन पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए एक एक चीज।